मुझे कहाँ बैठना है? इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छात्रों की तैयारियां पूरी हैं और अब कवायद इस बात की जा रही है कि परीक्षाएं कब और कैसे करी जाएं। परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है। 1 तारीख से 6 तारीख तक जेईई मेंस की परीक्षा होनी है। 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। हमारे साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी विनीत जोशी साथ में हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, क्या चैलेंजेस हैं और क्या कुछ चल रहा है इस परीक्षा को कराने के लिए। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं इतनी बड़ी वृहद स्तर पर और ऐसे पैंडेमिक के मौके पर यह परीक्षा कराई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, जैसे कि आपको पता है कि ये 2 परीक्षाएं ऑल इंडिया स्तर की अखिल भारतीय लेवल की परीक्षाएं हैं। इसमें जेईई की परीक्षा में 8.58 बच्चे बैठ रहे हैं जेईई मेंस की परीक्षा में, और नीट यूजी की परीक्षा में 15.97 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो इन परीक्षाओं को करने के लिए तैयारियां काफ़ी समय से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इसके अंदर में होता है। ऐसा नहीं है कि आज करा तो कल का हो जाए, एक लंबे समय से इनकी तैयारियां चलती हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि पैंडमिक कोविड-19 का पैंडमिक है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा ध्यान में रखते हुए एक तो हमने नंबर ऑफ़ सेंटर्स को बढ़ाया है। नंबर ऑफ़ सेंटर मतलब नंबर ऑफ़ रूम्स को बढ़ाया है। जहाँ तक नीट की परीक्षा का सवाल है, पहले अगर एक कमरे में 25 बच्चे बैठा करते थे, तो अब सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 12 से ज़्यादा बच्चे एक कमरे में नहीं बैठेंगे। जहाँ तक जेईई मेन की परीक्षा का सवाल है, वहाँ पे क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, वहाँ पे हर एक ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर पे लोग बैठेंगे। जैसे ये अगर एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही हैं, तो पहली शिफ्ट में मान लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे बच्चे बैठेंगे और दूसरी शिफ्ट में इवन नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे बैठेंगे। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र पे एकत्र होते हैं परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा ख़त्म होने के बाद, उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। शुरू होने के पहले के समय हमने ये करा है कि बच्चों को स्टैगर्ड टाइमिंग दी है। अगर किसी सेंटर में मान लीजिए 150 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब 150 बच्चों को एक ही समय दे दिया गया हो। उनको हम लोगों ने 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल के बाद एक एक ग्रुप को बना करके बुलाया हुआ है, और जब वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके बाहर एक उनको जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का करीब 2 मीटर की दूरी बना करके 2 गज दूरी रखने की बात करी गई है, उस दूरी के हिसाब से उस सेंटर के बाहर वहाँ पे मार्किंग होगी, वहाँ गोले लगे होंगे, उस पे बच्चों को खड़े होने को बोला जाएगा। वहाँ पे क्यू मैनेजर होंगे जो कि बच्चों को एक तरतीब से बैठाएंगे। इस सब के आउटर कॉर्डन में जहाँ पे मान लीजिए अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को छोड़ते हैं, वहाँ पे इस बात की व्यवस्था करी जाएगी कि जो गाड़ी में आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं या ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, वो रुके नहीं और छोड़ करके तुरंत चले जाएं। तो वहाँ पे एक आदमी वहाँ पे हमारे तरफ से रहेगा जो कि इंश्योर करेगा कि ट्रैफिक वहाँ पे रुके नहीं, निकल जाए। हम लोगों ने वहाँ लोकल प्रशासन को, लोकल पुलिस अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, सबको लिखा हुआ है कि जो लोकल थाने से अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आप हमको हेल्प कराएं। ये तो हुई जब बच्चे आ रहे हैं उस समय की बात। बच्चे निकलेंगे उस समय भी भीड़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो निकलते समय भी बाहर पे क्यू मैनेजर रहेंगे, वो एक एक करके छोड़ेंगे, और कक्षा के अंदर जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बच्चों को एक एक करके ही छोड़ें और बैचेस में छोड़ेंगे, जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि अगर 150 कैंडिडेट्स का एक सेंटर है तो 150 कैंडिडेट एक साथ ही चले जाएं। इसके अलावा हमने ये भी नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर्स जो थे वो बढ़ाए हुए हैं, जिससे कि क्योंकि इन परीक्षाओं में जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग सवाल है वो होनी है, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें परीक्षा की फेयरनेस बनी रहे, इसकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे, कोई नकल इत्यादि जो कभी कभी इस तरीके की शिकायतें आती हैं उस तरीके की बातें ना हो। इसके लिए नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर्स की संख्या को भी दुगना कर दिया गया है। अगर पहले मान लीजिए 12 बच्चों पे 25 बच्चों पे 2 इन्विजिलेटर हुआ करते थे, तो अब 12 बच्चों पे 2 इन्विजिलेटर होंगे, क्योंकि एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोग यह भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परीक्षा की जो एक प्रामाणिकता है, इसकी जो सीक्रेसी है, इसकी जो सेफ्टी है, वो पूरी बनी रहे।
जी बिल्कुल। सर, जब बात सोशल डिस्टेंसिंग की होती है और ये होता है कि इस परीक्षा को इस महामारी के दौरान कंडक्ट कराना है, बहुत सारे एप्रीहेंशंस लोगों के मन में है और ख़ासतौर पर अभिभावकों के मन में है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं। तो ये जो आपने बताया, जैसे बाहर की जो भीड़ रहती है या जो रूम्स के अंदर का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ पे सिस्टम्स यूज़ होंगे, उनको कैसे सैनिटाइज कराएंगे, ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक प्रश्न और भी उठता है कि जो वहाँ के जो भी लोकल बॉडीज़ हैं या जो स्थानीय प्रशासन है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, उनका पूरा सहयोग मिलना, ये कितना अपने आप में चैलेंज है और किस तरह से कर पाएंगे इसको? जी देखिए, जैसे जहाँ तक नीट की परीक्षा का सवाल है, हमारे 3,846 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में 3,846 सेंटर्स हैं। जहाँ तक जेई मेन की परीक्षा का सवाल है, क्योंकि यह मल्टीपल शिफ्ट में हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा पारियाँ हैं, 10 पारियों में हो रही है, वहाँ पे एक पारी में 615 सेंटर हैं। अब इन सेंटर्स में जो लोकल कोऑर्डिनेशन की बात आती है, हम लोगों ने अपने लोकल स्तर पे, जैसे नीट की परीक्षा 155 शहरों में हो रही है, जेई मेन की परीक्षा 234 शहरों में हो रही है। इन शहरों में कैंडिडेट की संख्या के अनुसार अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो एक से ज़्यादा, अदरवाइज़ एक सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है। वो सिटी कोऑर्डिनेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी सेंटर उस सिटी में हैं, उन सेंटर्स के साथ में वो एक तालमेल बैठा है, ये इंश्योर करे कि वो सेंटर काम कर रहे हैं और उनका जो वहाँ पे तालमेल लोकल प्रशासन से है, लोकल पुलिस अधिकारियों से है, लोकल थाने से है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सर, ये पैंडेमिक के टाइम में स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो उन सेंटर्स को तैयार करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि उसको एक्टिवेट करना, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ हैं एक तरह से। जी, हम लोग पिछले 15-20 दिनों से लगातार संवाद में हैं। हम लोगों ने जो डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई हैं, एसओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग लगातार अपने सिटी कोऑर्डिनेटर्स को, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, ऑब्जर्वर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरीके से इन गाइडलाइंस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उनको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिले एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। जी, अब जबकि ये इस बात को घोषित कर दिया गया है कि परीक्षाएं होंगी, बिल्कुल होंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि परीक्षाएं होंगी, छात्रों की तरफ से कितना आप या ओवरऑल अभिभावकों की तरफ से कितना समर्थन आप देख रहे हैं? क्योंकि एडमिट कार्ड्स आपने जारी किए होंगे, क्या वो सारे एडमिट कार्ड्स जारी किए गए, कितने लोगों ने रिसीव किए, उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ तक बच्चों का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आने का सवाल है, हमारे पास 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं, वो चाहे नीट की परीक्षा हो चाहे जेईई की परीक्षा हो। कुछ अभिभावक और बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि ये परीक्षाएं फिर से स्थगित हो जाएं। कुछ अभिभावक और स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो कि चाहते हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित ना हो और ये समय पर ही करी जाएं। आपको यह जानकारी होगी कि यह परीक्षाएं सबसे पहले जेईई की परीक्षा अप्रैल में होनी थी और नीट की मई में होनी थी। उसके बाद छात्रों के ही कहने पर उन लोगों ने इस बात पे को बड़ी तेज़ी से रखा था कि इन परीक्षाओं को एक बार पुनः पोस्टपोन किया जाए, तो इनको पोस्टपोन करा गया था। इसको जुलाई के समय में करना था। फिर जुलाई में जब करने का समय आया तो उस समय फिर से छात्रों की ये हमारे पास में मांग आई कि इसको फिर से पोस्टपोन करी, तो उसको पोस्टपोन करके अब ये सितंबर, तो एक तरीके से ये पोस्टपोन परीक्षा फिर से होने जा रही है, जो कि 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अब क्योंकि दोनों तरीके के छात्र हमारे पास में आ रहे हैं, तो और जो अभी हम अकादमिक सत्र की बात करें तो काफ़ी लेट हो चुका है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये इम्तहान हो जाए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं। और जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात है, वो अगर हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं वो, और जो बच्चे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को भी एडवाइज़री इशू करी है, और बच्चे अगर उन एडवाइज़री को पालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की समस्या होगी। आपने एडमिट कार्ड की बात करी, अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो हमारे 8.58 लाख अभ्यर्थी हैं जेईई मेन की परीक्षा में, उसमें से 7.38 लाख बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, जो करीब 85% होता है। और नीट का हमने एडमिट कार्ड आज शुरू किया, अभी 12 बजे शुरू किया, अभी 2:30 बज रहे हैं। इन 2.5 घंटों के अंदर में 4,30,000 बच्चे अपना एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो इसको देख करके तो मुझे ये लगता है कि बच्चे चाह रहे हैं, ज़्यादा बच्चे चाह रहे हैं इम्तहान देना। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं
वो अगर हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे, जैसा भी हमने लिखा उनका पालन करेंगे। और वो गाइडलाइन ये नहीं है कि हमने बना दी, मैंने बना दी, वो गाइडलाइंस विशेषज्ञों ने बनाई हुई हैं जो कि इस फील्ड में काम कर चुके हैं, कि जिनको पता है, जो कि अभी करेंटली बड़े रेलेवेंट लोग हैं, इस फील्ड में काम कर चुके हैं, उन लोगों ने गाइडलाइन बनाई हैं। तो हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि जो गाइडलाइंस बनी हैं वो गिवन सर्कमस्टांसेस में एक बच्चे के लिए अच्छा इन्वायरमेंट करेंगी। तो एनटीए अपनी तरफ से अपने एसओपीज़ को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से लागू करेगा। अभिभावकों और अभ्यर्थियों से भी यह अपेक्षा है और अनुरोध है कि उनको जो भी एडवाइजरी दी गई है, जो उनसे अपेक्षित है, उसके अनुसार वो आएँ और वो परीक्षा को अच्छी तरीके से दें। एक एप्रीहेंशन या एक मन में जो बात आती है, ख़ासतौर पर पेरेंट्स भी कई बार सोचते हैं कि जैसे कई इलाके हॉटस्पॉट हैं जहां से बच्चे आने हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का कई बार लोगों के मन में शक होता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन चीज़ों को लेकर भी क्या कुछ सोचा गया है कि किस तरह से आ पाएंगे बच्चे, या अगर कुछ छूट जाते हैं तो उसके लिए भी क्या कोई व्यवस्था है? कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो पैंडेमिक की वजह से अगर छूट जाते हैं। देखिए, अभी तो यह परीक्षाएं होनी हैं, ये सारे विचार हम परीक्षाओं को होने के बाद उस समय देखना चाहेंगे। लेकिन जहां तक परीक्षाओं में जाने का सवाल है, वो एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार, जो एमएचआरडी ने अपने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन निकाले थे, उसके अनुसार जो बच्चों के एडमिट कार्ड्स हैं, वो अगर कहीं भी कोई कंटेनमेंट जोन सडनली डिक्लेयर होता है लोकल प्रशासन के द्वारा, तो वो उनके एडमिट कार्ड उनके लिए पास का काम करेंगे। जहाँ तक हमारे जो फंक्शनरीज़ हैं, एग्ज़ाम फंक्शनरीज़ हैं, उनको जब पहुंचना होगा उस जगह, क्योंकि दोनों का पहुंचना ज़रूरी है इम्तहान कराने के लिए, उनको पहुंचने के लिए जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया होगा, वो उनके लिए पास का काम करेगा आइडेंटिटी कार्ड के साथ में। और जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, कई राज्य सरकारों ने, हम लोगों ने राज्य सरकार को इस बारे में बोला है, क्योंकि ये प्राइमरीली राज्य सरकार लोकल ट्रांसपोर्ट को डिसाइड करती है, कि वो लोग पूरी तरीके से सहयोग करेंगे कि बच्चे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकें। जी बिल्कुल। सर, सवाल भी यही है हमारा उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर ये जो मौका है, ऐसे में अगर उनसे किस तरह की बात हो रही है, किस तरह से सहयोग की अपेक्षा है, और किस तरह से ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में राज्य सरकारों का या लोकल जो प्रशासन है उनका सहयोग मिलना चाहिए आपको? राज्य सरकारों से जहाँ तक सहयोग की बात है, हम लोगों ने उनको लिखा हुआ है। एक बार शुरू में लिखा था, क्योंकि जब इम्तहान शुरू होने थे, 2 बार, जैसे मैंने बोला है, पोस्टपोन हो चुके हैं। 2 बार हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, इस बार फिर लिखा है। जेईई के बारे में लिखा है, नीट के बारे में लिखा है, और उनसे यही निवेदन किया है कि अगर हमारे सेंटर के लोग आपके पास आते हैं, वैसे तो हम लोग स्वतः करने में सक्षम हैं इस परीक्षा को, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है, हम लोग खुद ही सेंटर बनाते हैं, खुद ही वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को भेजते हैं। लेकिन अगर उस लोकेलिटी पे कोऑर्डिनेशन करने के लिए अगर लोकल थाने से या लोकल वहाँ की जो भी अथॉरिटी है उससे कोऑर्डिनेशन करने के लिए अगर हमारे लोग आपके पास जाएं तो आप उनको सहयोग करिए। अगर हमारे फंक्शनरीज़ को पासेस की ज़रूरत है, मूवमेंट की पासेस की ज़रूरत है, वैसे तो अमूमन ज़्यादातर जगह मूवमेंट अब खुला हुआ है, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है तो वैसे में वो सहयोग करें। और अभी तक क्योंकि हमारे फंक्शनरीज़ ऑलरेडी काफ़ी, क्योंकि अब इम्तहान में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, 1 हफ़्ता भी नहीं बचा जेईई मेन की परीक्षा में, अभी तक उनको ग्राउंड लेवल पे सहयोग मिल रहा है। जी, इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है सर, बहुत सारे जिसको कहते हैं, और ये एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है, नया तरीका है, और नया चैलेंज भी होगा आप लोगों के लिए कि इसको कंडक्ट कराना। क्या कुछ सोचते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है ये करवा लेना, और क्या क्या चुनौतियां हैं आप जिसको एक मेंशन करना चाहेंगे? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है इसको लेकर? जी देखिए, ये चुनौती बड़ी है क्योंकि कोविड-19 एक बड़ी महामारी है, और इस महामारी में लेकिन हम सभी का जो योगदान बनता है, हम सभी से जो अपेक्षित है, वो हम सभी को करना चाहिए। जब ये महामारी शुरू हुई थी यहाँ पे मार्च में, अप्रैल में, उस समय से लेकर के अभी तक हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। साइंस ने भी सिखाया है हमको, और हमारे यहाँ आपदा ने बहुत सिखाया है। तो अब मुझे लगता है उस सीख को लेकर के आगे बढ़ने का, इस आपदा को एक अवसर में बदलने का समय है कि अगर हम सब लोग मिल करके इतनी बड़ी परीक्षा को अच्छी तरीके से करा लेंगे तो यह पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग एक पूरी दुनिया में एक बड़ी मिसाल रख सकेंगे। जी बिल्कुल। सर, अभी भी बहुत सारे लोग, आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक ऐसा वर्ग है जो कह रहा है कि एग्ज़ाम्स को ना कंडक्ट कराया जाए, पोस्टपोन किया जाए। एक बार ऑलरेडी ये पोस्टपोन हो चुकी है। किस तरह से इन लोगों को एड्रेस करेंगे? क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए, साल नहीं ज़ाया हो। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए?
देखिए वहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसके कारण, एक तो उनको शायद इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से होंगे। तो जहाँ तक इस पे विश्वास नहीं होने की बात है, वहाँ पे मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो प्रत्येक सेंटर में, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेंटर्स बड़े हैं, तो प्रत्येक सेंटर में अगर पिछले बार में जितने भी बच्चे जाते थे उससे कहीं कम बच्चे इस बार जा रहे हैं, तो जो नंबर और जो बच्चों की संख्या, एक सेंटर में जाने वाले बच्चे, उनकी संख्या को कम किया गया है। उनको मैनेज करने के लिए जो पहले वहाँ पे इन्विजिलेटर और बाकी मैन पावर होती थी, उसको बढ़ाया गया है। तो अगर एक संख्या कम हुई है, एक संख्या बढ़ी है, वो इसी को ध्यान में रख के करी है कि वो मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो हम लोग यह इंश्योर करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग लगातार उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लगातार स्वयं मैं भी उन लोगों के साथ में बैठता रहता हूँ, देखता रहता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं कि जो भी प्रोसीजर्स को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है उसको ग्राउंड पे उतारा जाए। तो एक ये जो उनको शायद विश्वास नहीं हो पा रहा है उन बच्चों को, तो मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इसको हम लोग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात, उनके मन में यह आसक्ति होती है कि अगर बाढ़ आ गई तो क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं पे को कोई बता नहीं सकता, वो कोई नहीं बता सकता। तो अभी पूरा मन लगा करके अपनी मतलब हर एक की अपने अपने उसको देखें और आगे बढ़ें। हमने बहुत सारा समय वास्तविकता में अभी हमारा खो चुका है। अगर इस परीक्षा को दे करके हम इस जो हमारा ये एकेडमिक सत्र है, अगर इसको कुछ करके बचा सकें तो ये बच्चों के ही हित में होगा। जी, चाहे मंत्रालय हो या फिर टेस्टिंग एजेंसी हो, इन सब लोगों ने काफ़ी तैयारियां की और ये केवल ये 10-15 दिन की बात नहीं है, बल्कि काफ़ी पहले से आप लोग इसमें लगे हुए। एक अभ्यास ऐप भी बच्चों के लिए लॉन्च कराया गया था, उसका क्या रिस्पांस रहा है? आप लोगों ने और क्या तरीके अपनाए बच्चों से संपर्क करने के लिए? एक अभ्यास ऐप के बारे में, इसके विषय में बताइए, कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका? जी देखिए, जब ये आपदा आई तो हम लोग का एक नेशनल टेस्टिंग सेंटर्स हुआ करते थे, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स होते थे कि जहाँ पे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर या इस तरीके की परीक्षाएं नहीं दी हैं वो अपना जा करके प्रैक्टिस कर सकते थे। जब आपदा आई तो सेंटर बंद हो गए। तो और बच्चों की तरफ से ये डिमांड आई कि हमको अब हम ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम कहीं और जा पा रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ एक ऐसी सुविधा हो कि हम घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए और मंत्रालय के आदेश के अनुसार हम लोगों ने एक नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA करके एक ऐप को लॉन्च किया। ये इस ऐप में अभी हमने JEE मेन और नीट के परीक्षार्थियों के लिए मटेरियल को रखा। इसमें हर दिन हम लोग एक पेपर देते हैं और उस पेपर को अभ्यर्थी अटेम्प्ट करते हैं और वो अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत ही बच्चों को उसका उत्तर मिल जाता है कि सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है और उसका सही आंसर क्या है। ये भी एक तरीके से उसको मतलब उसका डायग्नोसिस करके उसको कैसे ठीक करा जा सकता है वो उसको पता चल जाता है। तो इस ऐप में मतलब मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक करीब 16,50,000 बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। ये ऐप एंड्रॉयड पे और iOS पे दोनों पे उपलब्ध है। और ये भी हमने देखा है कि इसमें जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, जो बच्चे अटेम्प्ट करने के बाद अपने अटेम्प्ट को रिव्यू कर रहे हैं, वैसे बच्चों का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मतलब अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो हम लोग इसमें इस चीज़ को देख पा रहे हैं। और आज हमारा 100वां टेस्ट जा रहा है। हमने जब 19 मई को शुरू किया था तब से लेकर के प्रतिदिन एक कर रहे हैं, तो आज आपसे बात हो रही है, यह आज 100वां टेस्ट है जो कि हम बच्चों को देने जा रहे हैं। ये भी आप एक अच्छी एक कम से कम माइलस्टोन पहुंचने की बात हुई। सर, आपने बताया 16 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये ऐप दिए जा चुके हैं, मतलब उन्होंने डाउनलोड किया है। कितने टोटल परीक्षार्थी हैं इस बार, और पिछले साल की अपेक्षा क्या कुछ उनकी मतलब बढ़े या घटे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। और टोटल जो परीक्षा केंद्र हैं, जैसे आपने बताया कि कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, परीक्षा केंद्र, उनकी कितनी परीक्षा केंद्र हैं, किस तरह से उनको बड़ा और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है इस पैंडेमिक को देखते हुए? जी, जैसे मैंने कहा कि पहले नीट की परीक्षा में एक कक्ष के अंदर में 25 बच्चे हुआ करते थे। अब सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड हुआ है कि उन एक कक्ष के अंदर में 12 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। तो अगर 12 बच्चे रहेंगे तो कक्ष की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। कुछ परीक्षा केंद्रों पे कक्ष उपलब्ध थे,
कुछ परीक्षा केंद्रों पे कक्ष उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बात ये भी थी कि सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र हो उसको बहुत बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ जमा हो जाती है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जैसे 2546 सेंटर अगर नीट में हुआ करते थे पिछले साल 2019 की मई की परीक्षा में, तो इस बार वो 3842 सेंटर्स हैं जो हमने नीट में करे हुए हैं। उसी तरीके से जेईई मेन में वहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर की परीक्षा होती है, हर कंप्यूटर में बच्चे बैठा करते हैं और करीब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच की दूरी करीब 1 मीटर होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑड इवन करा है वहाँ पे, कि जो ऑड इवन की व्यवस्था, कि अगर सुबह की पारी में बच्चे जाएंगे वो ऑड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे बैठेंगे, तो शाम की पारी में वो इवन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे बैठेंगे। इसके अलावा जो वो परीक्षा केंद्र पे आएंगे उससे पहले परीक्षा केंद्र को, उसके फर्श को, उसकी दीवारों को और जो कंप्यूटर रखे हैं वो, वहाँ पे फर्नीचर जो है, अगर वहाँ पे लिफ्ट है, रैंप है, जो रेलिंग्स हैं और जो सीढ़ियाँ हैं, सब चीज़ों को सैनिटाइज करके रखा जाएगा हर शिफ्ट के पहले और हर शिफ्ट के बाद, जिससे कि किसी भी प्रकार के संक्रमण के उसके अंदर फैलने की कोई चांस ना रहे। कितने आशान्वित हैं, तैयारियां बहुत की हैं आपने, और कितने आशान्वित हैं, कैसे, क्या उम्मीद है कि परीक्षा कैसे निकलेगी? नहीं, हम लोग क्योंकि तैयारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करी है, तो पूरी तरीके से हमारी बहुत ज़्यादा आशा है और प्रभु से निवेदन है कि ये हमारी परीक्षाएं बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होंगी। तो विनीत जोशी, डीजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनको पूरी तरह से पूरा विश्वास है, तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं और इन्हें विश्वास है कि जो परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल बेहतर तरीके से होंगी और इस बार भी जो नीट की और जेईई मेंस की परीक्षा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़।